हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले इस सेशन के बारे में आपको बता दूं, ये सेशन सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो बाकी लोग इस सेशन को स्किप कर सकते हैं। जैसा कि 12th के बच्चों को पता होता है कि उनके पास एक बुक होती है रेनबो, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज मैं उसी बुक पे काम करने वाला हूँ। 12th के बच्चे को जो पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उस चैप्टर का नाम होता है ओल्ड इंग्लिश। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पैराग्राफ है और चैप्टर का नाम भी है। चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश और एक पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक एक करके प्रत्येक पैराग्राफ को डील करूंगा। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड जो दिया हुआ है, सब वर्ड पे मैं, प्रत्येक वर्ड पे मैं चर्चा करने वाला हूं। बस आप मेरे साथ ही सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, आई विल स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है। The first period in the history of English is referred to by one of the following names: Old English, Anglo-Saxon and Anglo-Celtic। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। The first period in the history of English is referred to by one of the following names: Old English, Anglo-Saxon and Anglo-Celtic। सबसे पहले मैं इसके मीनिंग को बता देता हूँ कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, और मीनिंग बताने के बाद इस लाइन में यूज किए गए प्रत्येक टर्म, कुछ वर्ड आपको यहाँ पर अटपटा सा दिख रहा होगा, शायद आपने पहले इन शब्दों को नहीं सुना होगा, मैं एक एक करके शब्दों को डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन के मीनिंग को समझिए। द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड का मतलब क्या होगा? पहला अवधि, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के इतिहास का पहला अवधि, फर्स्ट अवधि, फर्स्ट पीरियड। इंग्लिश का भाई इतिहास है, इंग्लिश के इतिहास को कई पीरियड में बांटे गए हैं और आज हम उसमें से फर्स्ट पीरियड की बात करें चैप्टर के अनुसार। तो फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के इतिहास का फर्स्ट पीरियड इज रेफर्ड। इज रेफर्ड का मतलब होता है जाना जाता है, एक पैसिव स्टेटमेंट है। मतलब इंग्लिश के इतिहास के अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इसको जाना जाता है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, यानी आगे दिए गए नामों में से किसी एक नाम से। मतलब आगे जितने भी नाम दिए गए हैं, आप उनमें से किसी भी एक नाम से आप जान सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं किसको? इंग्लिश के इतिहास के फर्स्ट पीरियड को। अब एक सवाल आपके मन में अभी आ रहा होगा तत्काल में कि इंग्लिश के इतिहास के कितने पीरियड होते हैं। हालांकि अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन चूंकि मैं इस बुक को पढ़ा रहा हूं और आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इस बुक को फॉलो कीजिएगा तो आप इतना ही जान लीजिए कि इंग्लिश की हिस्ट्री को के 3 पीरियड्स हैं। देयर आर 3 पीरियड्स, 3 पीरियड में बांटे गए हैं। द फर्स्ट इज, जो पहला है, ओल्ड इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। द सेकेंड इज मिडिल इंग्लिश और थर्ड जो है मॉडर्न इंग्लिश। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश को 2 भागों में बांट दिया गया, मॉडर्न फर्स्ट और मॉडर्न सेकेंड। तो जब हम मॉडर्न इंग्लिश पे चर्चा करेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम ओल्ड इंग्लिश पे चर्चा करें तो आज हम ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश की ही बात करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब बात इंग्लिश के हिस्ट्री की आती है तो एक सवाल उठेगा कि इंग्लिश के हिस्ट्री को कितने पीरियड में बांटा गया है। तो आप इतना ही जान लीजिए कि मोटा मोटी तौर पर इंग्लिश के हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा गया है। भाई कौन कौन हुए 3 पीरियड? तो पहला पीरियड जो है आपका फर्स्ट पीरियड, उसको ओल्ड इंग्लिश के रूप में आप जानते हैं। सेकेंड पीरियड को आप मिडिल इंग्लिश के रूप में जानते हैं और थर्ड पीरियड को आप मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जानते हैं। यहां तक तो आप समझ गए। फिर से एक बार मैं इस लाइन की हिंदी को बता देता हूं। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब कि इंग्लिश के इतिहास का पहला अवधि, प्रथम अवधि, इज रेफर्ड टू, जाना जाता है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, दिए गए निम्नांकित नामों में से किसी एक के द्वारा भी। आप तीनों में से किसी भी एक नाम, जैसे किसी व्यक्ति के कई नाम होते हैं, मान लीजिए कि किसी का नाम मुकेश कुमार सिंह है और उसका एक नाम पिंटू है, तो मुकेश कुमार सिंह और पिंटू तो दोनों एक ही है। तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को मुकेश कुमार सिंह और पिंटू किसी के नाम के द्वारा भी जाना जा सकता है। तो ठीक सेम मैटर यहाँ पर है। आपको समझ में आ रही होगी बातें? फिर से देखिए, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के इतिहास का जो पहला अवधि, प्रथम अवधि, इज रेफर्ड, जाना जाता है टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, दिए गए निम्नांकित नामों में से किसी एक के द्वारा। अब सवाल उठता है कि कितने नाम है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। 3 नाम दिए गए, देयर आर 3 नेम्स हियर: ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो केल्टिक। यानी कि जब जब बात इंग्लिश के इतिहास की आएगी तो उसका जो फर्स्ट पीरियड है उसको ओल्ड इंग्लिश के रूप में जाना जाता है, या फिर आप ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेक्सन के रूप में जान सकते हैं, या फिर आप उसी को एंग्लो केल्टिक के रूप में जान सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश टर्म तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओल्ड इंग्लिश 2 शब्दों से बना है, ओल्ड और इंग्लिश। अब सवाल उठता है ओल्ड का मतलब पुराना और इंग्लिश का मतलब, तो आप समझ रहे हैं अंग्रेजी की बात हो रही, तो ओल्ड इंग्लिश का मतलब पुरानी अंग्रेजी। ओल्ड कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु पहले से है, यू हैव ऑलरेडी एनीथिंग, सपोज दैट यू हैव ए मोबाइल, आपके पास मोबाइल है और आप सेकंड यानी दूसरा मोबाइल परचेज कर लेते हैं।
तो अब आप दोनों मोबाइल में कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है, तो आप दोनों मोबाइल का एक नामांकन कर देते हैं कि पुराना वाला और नया वाला, मतलब ओल्ड मोबाइल और न्यू मोबाइल। जैसे आपके पास बाइक है और आप दूसरा बाइक ले लेते हैं, तो आप हो सकता है कि कभी कभी पहले वाले बाइक को ओल्ड बाइक और दूसरे वाले बाइक को न्यू बाइक करके पुकारते हैं। जस्ट यहाँ पर वही है, एक नाम है, पुकारने का तरीका है। तो जब बात अंग्रेजी के इतिहास की आएगी तो उसका जो फर्स्ट पीरियड है उसको ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम है एंग्लो सेक्सन और तीसरा नाम है एंग्लो केल्टिक। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक ये क्या है। तो सबसे पहले एंग्लो शब्द को समझ लेते हैं। जब एंग्लो शब्द को आप समझ लीजिएगा तो एंग्लो सेक्सन और एंग्लो केल्टिक भी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एक्चुअली एंग्लो जो है एक प्रीफिक्स है। अब फिर एक सवाल, ये प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स का काम होता है शब्दों के पहले यूज होना, मतलब वो टर्म होता है जिसका अपना स्वतंत्र रूप में कोई मीनिंग तो होता नहीं है, लेकिन शब्दों के पहले लग करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना देता है, उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो एंग्लो शब्द जहां भी लग जाए, मतलब एंग्लो जहां पर भी आपको प्रीफिक्स के रूप में मिले या किसी भी वर्ड के रूप में आपको अगर एंग्लो का प्रयोग वर्ड के पहले मिल जाए, तो वहां पर एक ही बात आपको समझ लेना है कि एंग्लो कहने का मतलब इंग्लैंड या इंग्लैंड से संबंधित यानी अंग्रेजी या इंग्लैंड से संबंधित ही कोई चीज है। तो एंग्लो शब्द का मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड या इंग्लिश से संबंधित कोई भी चीज को आप एंग्लो के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अब एंग्लो सेक्शन क्या हो गया? एक सवाल आपके मन में आएगा। तो देखिए एंग्लो सेक्शन जो है उसका मतलब होता है प्राचीन अंग्रेज, मतलब पुराने जमाने के जो अंग्रेज थे उसको एंग्लो सेक्शन कह सकते हैं आप। एंग्लो तो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है और इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में जर्मनी की कुछ ट्राइब जो थे, जर्मनी की कुछ प्रजातियां इंग्लैंड में आकर के सेटल हो गए थे। तो इंग्लैंड में आकर के जो सेटल हुए थे, जर्मनी से आए थे, ठीक है, जो बाद में जाकर के अंग्रेज कहलाए, तो उस जमाने में जो थे वो एंग्लो सेक्शन कहलाते थे। अच्छा एक और बात, एंग्लो सेक्शन सिर्फ प्रजाति का नाम ही नहीं, भाषा का भी नाम है। एक्चुअली मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे जापानीज आप बोलते हैं, तो जापानीज का दो मतलब हो सकता है। जापान के लोगों को भी जापानीज आप बोलते हैं और जापानीज तो एक भाषा भी है। जैसे आप नेपाली बोलते हैं, तो नेपाली क्या होता है? नेपाली एक लैंग्वेज भी है और नेपाल के लोगों को भी तो बोलते हैं ना। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता है, इंग्लिश एक भाषा का नाम भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार एंग्लो सेक्शन का दो मतलब यहाँ पर हो जाएगा। एंग्लो सेक्शन का एक मतलब हो जाएगा भाषा का नाम और दूसरा मतलब हो जाएगा प्रजाति। ये 5th सेंचुरी में कहां पर आए थे? इंग्लैंड में सेटल हुए थे। कहां से आए थे? तो जर्मनी से आए थे। जर्मनी ट्राइब्स थे। कौन? एंग्लो सेक्शन। अब दूसरा सवाल कि एंग्लो केल्टिक कौन है? तो एंग्लो केल्टिक के बारे में समझ लीजिए। केल्ट, एंग्लो शब्द तो आप समझ गए प्रीफिक्स है। सवाल उठता है कि केल्ट को समझना है, तो केल्ट एक प्रजाति है who lived in Britain and northwest Europe during Iron Age were called Celts। आयरन एज में, आयरन एज जैसा कि आप इतिहास पढ़ते होंगे तो हमारे समय काल को एज के रूप में विभाजित किया गया। तो आयरन एज के दौरान जो था, लोग जो ब्रिटेन तथा नॉर्थ वेस्ट यूरोप में रहा करते थे, लोग जो ब्रिटेन तथा नॉर्थ वेस्ट यूरोप में रहा करते थे, कब? आयरन एज के समय में, उसको केल्ट्स के रूप में जाना जाता था, वो केल्ट्स कहलाते थे। अब भाई एक सवाल उठेगा, आयरन एज कब से कब तक है? तो आयरन एज जो है 6 से बीसी से लेकर के 43 एडी तक है, मतलब 600 बीसी से लेकर के 43 एडी तक को क्या कहा जाता है? आयरन एज कहा जाता था। यानी कि केल्ट जो है एंग्लो सेक्शन से पुरानी प्रजाति है इंग्लैंड में, मतलब केल्ट पहले रहा करते थे कहां पर? एंग्लो सेक्शन के आने से पहले। कहां पर? इंग्लैंड में। एक्चुअली केल्ट वहां पर रहते थे और बाद में कौन आए थे? एंग्लो सेक्शन आए थे। एंग्लो सेक्शन कब आए थे? तो 5th सेंचुरी में आए, तो वहीं आकर के इंग्लैंड में सेटल हो गए। तो चलिए चैप्टर का जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, उसी को डिस्क्राइब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार इस लाइन को देख लीजिए। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के इतिहास का पहला अवधि, इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, दिए गए नामों में से किसी भी एक नाम से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो केल्टिक। और मुझे लगता है तीनों टर्म को आप अच्छे से समझ गए। ओल्ड इंग्लिश का क्या मतलब होता है, एंग्लो सेक्शन का मतलब क्या होता है और एंग्लो केल्टिक का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाउएवर का मतलब होता है किसी भी तरह। द अर्लियर 2 नेम्स आर मोर पॉपुलर, मतलब शुरुआती जो 2 नाम है वो ज्यादा पॉपुलर है। भाई यहाँ पर 3 नामों की चर्चा हो रही है, मतलब अंग्रेजी के इतिहास के पहले अवधि को 3 नामों से जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन और एंग्लो केल्टिक। और नेक्स्ट लाइन आपको बता रहा है कि किसी भी तरह से शुरुआत, यानी पहला जो 2 नाम है वो ज्यादा पॉपुलर है किसके तुलना में? तीसरे नाम के तुलना में। यानी कि ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन ज्यादा पॉपुलर है किसके तुलना में? एंग्लो केल्टिक के तुलना में। अंग्रेजी के इतिहास के पहले अवधि को कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से जाना जाता है। देयर आर 3 नेम्स। आप उसको ओल्ड इंग्लिश बोल सकते हो, आप उसको एंग्लो सेक्शन बोल सकते हो, आप उसको एंग्लो केल्टिक बोल सकते हो। लेकिन इसमें ज्यादा पॉपुलर कौन है? तो शुरुआती 2 नाम ज्यादा पॉपुलर कौन कौन? एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी का इतिहास। बिगिंस मतलब शुरू होता है, विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो सेक्शन के आने से शुरू होता है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंग्लो सेक्सन जो था 5th सेंचुरी में आकर के सेटल हो गए थे, कहां पर, इंग्लैंड में आ गए थे। तो एंग्लो सेक्सन का इंग्लैंड में आना और अंग्रेजी के इतिहास का शुरू हो जाना एक ही टर्म है। मतलब जब तक एंग्लो सेक्सन नहीं आया था इंग्लैंड में, तब तक हमारे पास इंग्लिश का कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास अंग्रेजी का कोई इतिहास नहीं। जब बात अंग्रेजी के इतिहास की आएगी तो एंग्लो सेक्सन का इंग्लैंड में आगमन पे चर्चा होगा, हम आगमन पे चर्चा करेंगे। तो फिर देखिए आगे, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी की इतिहास बिगिंस शुरू होता है विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, एंग्लो सेक्शन के आने से। कहां? तो फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, यूरोप से ब्रिटेन में। एंग्लो सेक्शन का यूरोप से ब्रिटेन में आना अंग्रेजी की कहानी का शुरुआत है। मतलब जब एंग्लो सेक्शन यूरोप से ब्रिटेन आ गया, वहीं से कौन सी चीज स्टार्ट हो गया है? इंग्लिश से स्टार्ट हो, इंग्लिश की कहानी वहीं से स्टार्ट है, यानी उससे पहले की घटना को हमको नहीं पढ़ना है इंग्लिश के इतिहास के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 499 टू AD 1066। अब एंग्लो सेक्शन का जो अवधि है, जो ओल्ड इंग्लिश का अवधि है, मतलब कहां से कहां तक ओल्ड इंग्लिश को कहा जाता है, वो जरा आप जान लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। इस अवधि को AD 449 से 1066 तक को जाना जाता है। मतलब AD 449 से लेकर के और AD 1066 के अवधि को ओल्ड इंग्लिश बोलिए, आप उसको एंग्लो सेक्शन बोलिए चाहे एंग्लो केल्टिक बोलिए, तीनों एक ही टर्म है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर समझने वाली बात है, एडी क्या होता है, ये आपके मन में आ रहा होगा। देखिए, टाइम पीरियड को, ईस्वी को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है बीसी और दूसरा होता है एडी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है, बिफोर क्रिस्ट मतलब क्रिस्ट से पहले, क्रिस्ट का मतलब ईसा से, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह को, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान माना गया, तो ईसा मसीह से पूर्व। और आफ्टर एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर गॉड, मतलब भगवान के बाद। भगवान यहाँ पर किसको माना गया? ईसा मसीह को। तो ये जो हमारा टाइम चल रहा है 1 2 3 4 5 का जो काउंटिंग, और अभी 2020 चल रहा है, एडी के अंतर्गत है। लेकिन हम जो पीछे, मतलब एक अभी तो 2000 साल चला है, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है 2020, लेकिन 2020 साल ही पुरानी तो हमारी दुनिया नहीं है। हम तो काउंट करना 2020 साल से शुरू किए हैं। अगर उधर गिनना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो उधर गिनने के लिए हम बीसी का यूज करते हैं। जहां भी आपको बीसी मिल जाए, आपको समझ लेना है कि पीछे के डायरेक्शन में हम बात करें। तो एडी का मतलब इस डायरेक्शन में, बीसी का मतलब बैक डायरेक्शन में। तो दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। मतलब ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है सो AD 449 से लेकर के 1066 तक है ओल्ड इंग्लिश, यानी आप एंग्लो सेक्शन का पीरियड और एंग्लो केल्टिक के पीरियड के रूप में भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, दीज टू डेट्स, ये दोनों डेट्स कौन डेट भाई? तो AD 449 और AD 1066 सिग्निफाई टू मेजर इन्वेशंस, दो महत्वपूर्ण आक्रमणों को के महत्व को बताता है। यानी 449 में एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, 1066 में भी हमला हुआ था। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो मारपीट और हमला से तो भरा पूरा आपको इतिहास मिलता है। तो 449 में भी एक हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था, 1066 में भी एक आक्रमण हुआ था, 1066 में भी एक हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था। ये हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दीज टू डेट्स, मतलब ये दोनों डेट सिग्निफाई, महत्व बताता है, टू मेजर इन्वेंशंस, दो महत्वपूर्ण आक्रमणों के, दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने इतिहास के प्रारूप को बदल दिया था। भाई 449 में क्या हुआ था, 1066 में क्या हुआ था, इसको समझ लेते हैं। AD 449 में एंग्लो सेक्शन जो थे वो ब्रिटेन में आ गए थे। ऐसा ही थोड़े आ गए थे, आ गए बोले कि आओ बैठो यहाँ पर आप भी रहो। अरे पहले किसी को भी आना होता था तो आक्रमण करना पड़ता था, जीतना पड़ता था। तो एंग्लो सेक्शन आए थे और एंग्लो केल्टिक पे जीत हासिल किए थे, जो कि केल्ट तो पहले से वहां से थे और भी प्रजातियां रहती थी, केल्ट उसमें से प्रमुख थे। तो आकर के उन पर उन्होंने अपना जीत हासिल करके और तब वहां पर रहना शुरू किया था। तो 449 से पहले कंडीशन और कुछ था, 449 के बाद का कंडीशन कुछ और था। एंग्लो सेक्शन आए थे 449 में, 449 में इंग्लैंड में आए थे, यूरोप से आए थे, आक्रमण करके आए थे, जीत हासिल करके आए थे। तो एक घटना तो 449 का है जिसने इतिहास के प्रारूप को बदल दिया। दूसरी घटना 1066 का है जिसने भी इतिहास के प्रारूप को बदल दिया, क्योंकि 1066 में भी एक बड़ा युद्ध हुआ था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक। द एंग्लो सेक्शंस वेयर फियर्स, एंग्लो सेक्शन बड़े खूंखार थे। वारलाइक ट्राइब्स, युद्ध लड़ाकू प्रजाति के थे, मतलब लड़ने वाली प्रजाति थे, लड़ना उनको पसंद था। फ्रॉम यूरोप, यूरोप से आए थे। एंड देयर इन्वेशन, तथा उनका आक्रमण, इन्वेशन का मतलब था आक्रमण, इन 449 449 में चेंज केल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनी इंग्लैंड। उन्होंने 449 ईस्वी में जो इंग्लैंड पे आक्रमण किया यूरोप से, उसने पूरा प्रारूप बदल दिया। मतलब पहले केल्ट प्रजाति रहते थे ब्रिटेन में, मतलब पहले का ब्रिटेन जो था वो कैसा था, केल्टिक ब्रिटेन था, जो कि केल्ट लोग रहा करते थे वहां पर। लेकिन उनके आक्रमण के बाद अब केल्टिक कम और जर्मनिक ज्यादा दिखाई देने लगे, क्योंकि एंग्लो सेक्शन से थे वो जर्मनिक के ट्राइब्स, पूरा इंग्लैंड जो था जर्मनिक दिखने लगा था, जर्मनिक इंग्लैंड के रूप में हो गया था।
द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मतलब नॉर्मन विजय। नॉर्मन जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मन शब्द को समझ लीजिए भाई, नॉर्मन क्या होता है पहले इस टर्म को मैं समझा देता हूँ। नॉर्मन जो थे वो नॉर्दर्न फ्रांस के लोग थे, नॉर्दर्न फ्रांस के लोगों को नॉर्मन कहा जाता था, और 1066 में उन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया था और उसमें उनकी विजय हुई थी। 1066 में नॉर्मन्स ने ब्रिटेन पर अटैक किया था और उसमें उनकी जीत हुई थी और एंग्लो सेक्सन की लगभग हार हो गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि 449 से 1066 के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। फिर 1066 में आप देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड यहीं पे स्टॉप हो जाता है। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टॉप्स एट 1066। हम चर्चा करेंगे 1066 के बाद क्या हुआ आगे इंग्लिश में, लेकिन तत्काल यहां तक समझ लीजिए। नॉर्मन के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन एडी 1066। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? 1066 में हुआ था। नॉर्मन की जीत कब हुई? 1066 में। रिजल्टेड, उसका नतीजे के रूप में, इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। इन्फ्यूजन का मतलब होता है समावेश। मतलब देखिए, जब भी आप अंग्रेजी के इतिहास की बात करेंगे, जब भी आप अंग्रेजी की स्टोरी की बात करेंगे, तो एक बात आपको बार बार मिलेगा कि इंग्लिश भाषा में कई भाषाओं का घुसपैठ हुआ है। अब एक बार तो आपने देखा कि केल्टिक लोग रहते थे तो एंग्लो सेक्सन का घुसपैठ हो गया। पहले एंग्लो केल्टिक रहते थे, एंग्लो केल्टिक की अपनी केल्ट भाषा हुआ करती थी। अब एंग्लो सेक्सन आए तो उनकी अपनी भाषा एंग्लो सेक्सन भाषा हो गई। 1066 एडी में नॉर्मन्स आ गए जो कि फ्रेंच बोलते थे, फ्रांस के निवासी थे तो फ्रेंच ही बोलते थे। अब वो अपनी भाषा लेकर के आ गए। तो अब उस 1066 का जो युद्ध था, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था, उसके नतीजा के रूप में अनेकों फ्रेंच वर्ड्स घुस गए। किसमें? इंग्लिश के वोकेबुलरी में। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन जीत इन एडी 1066 1066 में, रिजल्टेड जिसका नतीजा के रूप में, इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के वोकेबुलरी में अनेकों फ्रेंच शब्द प्रवेश कर गए। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। कहां से? यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन में। यूरोप से आए थे और ब्रिटेन में प्रवेश कर गए। तो आप देख रहे हैं अंग्रेजी का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग है। हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, एक पैराग्राफ को डील करेंगे। लेकिन आज के पैराग्राफ को यहीं पर, आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। फिर आगे के सेशन में आगे की बातें होती रहेंगी। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। इसको देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आकर के इसका जवाब दूंगा। फिर अगले सेशन का तब तक आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय।